सो एंजल वन को क्योंकि हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले एंजल वन का बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो एंजल वन को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ प्राइमरीली एफ इट इज़ अ ब्रोकर कंपनी। ओके, स्टॉक ब्रोकर, इट इज़ अ स्टॉक ब्रोकर। ठीक है। तो अगर कंपनी का मेजर अगर आप देखोगे पीयर्स, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो इसमें है लेट्स से 5 पैसा, ग्रो, जीरोधा, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल। तो ये कंपनी के कुछ मेजर ब्रोकर्स हैं, अप स्टॉक्स वगैरह जैसे। तो बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो कंपनी जो क्या करती है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। लेट्स से यू कैन बाय म्यूचुअल फंड्स, देन स्टॉक्स, डिलीवरी इन इंटरडे, ठीक है। देन इसके बाद अगर कंपनी को देखोगे तो कंपनी आपको एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट के आप ट्रेड्स ले सकते हो ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू। देन यू कैन बाय ईटीएफ्स एट्सेट्रा। इसके अलावा करेंसी एंड कमोडिटी प्लेटफॉर्म्स भी आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, करेंसी एंड कमोडिटी। तो ये कंपनी के कुछ मेजर ऑफरिंग्स हैं टू द क्लाइंट्स। एंड अगर आप देखोगे करंटली एंजल वन को, तो टोटल जो कंपनी का क्लाइंट बेस है इट इज़ 3.1 करोड़। अगर ये हाँ, एक चीज़ था, ये पिछले क्वार्टर का एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं। अभी इस क्वार्टर के जो फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, विल डिस्कस इट आफ्टर दैट। तो कंपनी का अप्रोक्स 3 करोड़ के आसपास क्लाइंट बेस है। अब पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये 16% का मार्केट शेयर रखती है। एंड थर्ड जो है नंबर का स्टॉक ब्रोकर है रैंकिंग में। अगर आप ऊपर के दो देखोगे तो ग्रो एंड ज़ीरो था, ये कंपनी के दो कॉम्पिटिटर्स हैं, इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स जो रैंक में ऊपर में है। तो ये थर्ड रैंक मेंटेन करती है अपनी। एंड अगर आप एक्टिव क्लाइंट बेस देखोगे कंपनी का तो वो 76 लाख के आसपास है। तो 3 करोड़ में से 76 लाख यानी कि 25% ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और टोटल जितना भी एक्टिव क्लाइंट बेस है एनएससी का, उसका 15.4% जो है वो एंजल वन के पास है। और जो भी इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट ओपनिंग हुए थे लास्ट क्वार्टर में, उसमें कंपनी का 21% का मार्केट शेयर था। तो यानी कि कंपनी के पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर न्यू अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं उसमें भी है। देन ओके, so this was the basic introduction about the client and the business offering of the company. अभी इस बिजनेस का जो मेन इशू है वो क्या है, अभी जो कंपनी का अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस में कंपनी है, ओके, मेजरली यहीं से आता है। तो इसमें भी जो ये एफ एंड ओ वाला सेगमेंट है, ये मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द रेवेन्यू। तो एफ एंड ओ से जो कंपनी का मेजर बिजनेस आता है, मेजर रेवेन्यू आता है, दिस इज अ मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर द कंपनी। देन कैश सेगमेंट है, डिलीवरी वगैरह इन इंट्राडे, एंड देन कमोडिटी एंड करेंसी। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, राइट। इसका ब्रेकअप हम देखेंगे बाद में। बट ये जो बिजनेस है ना, दिस इज नॉट एन एन्यूटी बिजनेस। एन्यूटी बिजनेस क्या होता है कि कंपनी को इससे रेकरिंग रेवेन्यू नहीं आता है। रेकरिंग रेवेन्यू नहीं आता है कंपनी को। रेकरिंग रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि जब तक क्लाइंट ट्रेड कर रहा है तब तक कंपनी को इसका रेवेन्यू आएगा या उसमें से ब्रोकरेज कंपनी अर्न करेगी। बट एज सुन एज द क्लाइंट स्टॉप्स ट्रेडिंग एंड ऑल, या उसके क्लाइंट की एक्टिविटी बंद होती है, तो कंपनी का रेवेन्यू आना भी बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी अभी क्या करती है, दिस इज द अनदर बिजनेस ऑफ द कंपनी, जिसमें वो म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है। आप इंश्योरेंस ले सकते हैं एंजल वन के ऐप से, एंड आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ और बिजनेस है। तो ये म्यूचुअल फंड्स जो है भी थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड्स हैं, थर्ड पार्टी एमएफ्स, यानी कि कंपनी के खुद के कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं है। बट हाँ, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ नए बिजनेस इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें एक था क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। क्रेडिट मतलब
अगर आपको कहीं से लोन लेना है तो आपको कंपनी थर्ड पार्टी से लोन आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो एंजल वन जो है वो बीच में एक ब्रोकर टाइप है जो कि आपका एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करेगा, एंड देन थर्ड पार्टी आपका लोन सेंक्शन करती है। देन फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, ये अभी मैं आगे डिस्कस करेंगे। मान लो आपको एफडी किसी बैंक में ओपन करना है, या किसी कंपनी के साथ आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, एफडी बॉन्ड्स वगैरह में, तो आप एंजल वन के थ्रू कर सकते हैं बिना उस में या बैंक में कोई अकाउंट खुलवाए। देन अभी की जो कंपनी है अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एएमसी बिजनेस शुरू किया। एएमसी मतलब क्या हुआ? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट का मतलब कंपनी के खुद के म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं एंजल वन ने। तो दोनों ये जो हैं ये जो है ये पैसिव टाइप के हैं, पैसिव टाइप के, मतलब इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसमें कोई अंडरलाइंग मतलब कोई फंड मैनेजर नहीं है जो आपका फंड मैनेज कर रहा है। इट इज जस्ट कि जो भी इंडेक्स का रिटर्न होगा द सेम विल बी रिफ्लेक्टिंग इनटू योर अकाउंट, और इसमें कंपनी का जो भी एक्सपेंस रेशियो आप किसी भी इंडेक्स फंड के लिए पे करते हो उसके नियर अबाउट इसका एक्सपेंस रेशियो रहेगा कंपनी। तो वहाँ से कमीशन एंजल वन को जाएगा। तो मतलब जो एंजल वन का अर्निंग है इट इज इक्विवेलेंट टू योर एक्सपेंस रेशियो। देन वेल्थ मैनेजमेंट में क्या है आपका? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस, एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ्स, हेज फंड्स वगैरह, ये सब शायद इस कैटेगरी में है। तो अब ये जो नए बिजनेस हैं, अगर आप नए बिजनेस को देखोगे तो जो ये नए बिजनेस है, दिस न्यू बिजनेसेस आर रिकरिंग टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो बिजनेस है, राइट, तो दीज बिजनेसेस आर ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू टाइप, रिकरिंग रेवेन्यू। क्यों रिकरिंग रेवेन्यू है? लेट्स से अगर आप सिप करते हो या आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ईयर ऑन ईयर जब तक आपका पैसा उस ईटीएफ से म्यूचुअल फंड में है, तो तब तक कंपनी को उसका एक्सपेंस रेशियो कंपनी आपके से लेती रहेगी। दिस एक्सपेंस रेशियो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइंट एक्टिविटी, ये समझ में आया? तो कंपनी का क्या है कि कंपनी को अपनी डिपेंडेंसी जो है वो कन्वेंशनल जो आपके बिजनेस है उससे डाइवर्सिफाई करके न्यू बिजनेस में लेके जाना है। तो यानी कि अगर आप इन शॉर्ट देखेंगे तो नॉन रेकरिंग से रेकरिंग रेवेन्यू, ये अभी बेसिकली कंपनी का फोकस है। प्लस जो कंपनी का एक फोकस है कि लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी ऑफ अ क्लाइंट वो बढ़ाना है। लाइफ टाइम रेवेन्यू एलटीवी कैसे बढ़ाना है? यानी कि डिफरेंट ऑफरिंग्स, क्या क्या कंपनी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकती है, वो कंपनी का टारगेट है बढ़ाने का, राइट। तो अभी बेसिकली क्या क्या है डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, वो मैंने भी आपको ऊपर में बता दिया यहाँ पर। इन दिस सेगमेंट बेसिकली आई टोल्ड यू कि आपको ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो कंपनी ऑफर करती है। देन अगर आप इसके बाद देखेंगे तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि दिस इज द एन्युटी बिजनेस, ये एसेट मैनेजमेंट। अभी कंपनी को अगर आप देखोगे तो कंपनी की 800 पिन कोड्स कवर करती है, ठीक है। एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी का 74 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अभी हाल की पिछले क्वार्टर में लॉन्च किया था कंपनी ने, तो दिस इज़ वेरी लेस, बट हाँ विद टाइम दिस विल ग्रो, एंड ये देखना है कि हाउ दिस ग्रोस। एंड अगर एएमसी बिजनेस में देखेंगे तो कंपनी ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, इंडेक्स फंड्स एंड एटीएफ्स, बोथ आर पैसिव्स, ठीक है। क्यों पैसिव है वो भी उसको भी डिस्कस करेंगे। देन पहला जो एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है कंपनी ने, इंडेक्स फंड, विच इज एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, एंड एक ईटीएफ लॉन्च किया है विच इज एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ, और एक लिक्विड फंड कंपनी ने लॉन्च किया है विच इज एंजल वन निफ्टी वन डे रेट लिक्विड ईटीएफ, फाइन। तो ये है। तो अगर आप इसको देखेंगे
तो इंडिया में करेंटली अगर आप इंडिया और यूएस को कंपेयर किया हुआ है, तो यूएस में अगर आप देखेंगे तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं, दे कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द टोटल एयूएम अंडर द टोटल जो भी एयूएम है उसका 40% इज अंडर द पैसिव। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इट इज़ करेंटली 17%। तो काफ़ी रीजंस है वाई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की जगह पे लोग पैसिव म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं एंड या प्रेफर करते हैं। एंड इसका एक मेजर जो रीज़न है वो है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बीट द इंडेक्स इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल होता है और मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ये नहीं कर पाते हैं। इस वजह से पैसिव म्यूचुअल फंड जो है वो इतने पॉपुलर हैं। एंड थोड़ा इसमें ये भी है बेनिफिट है कि आपके पास जो फंड मैनेजर है उसका बायस नहीं है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपका रिस्क जो होता है वो मिटिगेट हो जाता है। तो ये एक रीज़न है। तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा। देन नेक्स्ट बिजनेस इज ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, जो कि कंपनी ने लॉन्च किया है आयोनिक वेल्थ के नाम से। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 38 बिलियन के आसपास यानी कि 30 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट था। ओके, एंड देन नेक्स्ट जो ये भी लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली कंपनी ने लॉन्च किया था। तो अभी इसमें इनके पास टोटल 680 क्लाइंट्स हैं। ओके, 6 चीज़ों का इनको लाइसेंस है, ARN पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, RIA डोमेस्टिक AIF एंड गिफ्ट सिटी FME। 9 सिटीज़ में कंपनी की रीच है। दिस इज द 9 सिटीज़ कंपनी इज टारगेटिंग। ओके, क्यों ये 9 सिटी टारगेट कर रही है? बिकॉज PMS इज़ फॉर HNIs एक्चुअली, दिस इज़ फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो HNI जो है वो आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, तो इस वजह से कंपनी इन ज्योग्राफीज को टारगेट कर रही है। राइट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर आप ये 3800 जो कंपनी का एक्चुअली टोटल AUM है उसको डिवाइड करोगे 680 क्लाइंट्स है, तो लेट्स से 700 क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास। ये गया तो करीब करीब 5 CR से प्लस का कंपनी का हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का ऑन एन एवरेज एसेट है। तो ये वही मैं बता रहा था कि हाँ, जो जिनके पास हाई नेटवर्थ है तो उसको कंपनी एक्चुअली उन क्लाइंट्स को टारगेट करती है। देन जो कंपनी का नेक्स्ट बिजनेस है दैट इज़ वाया द डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू वाया द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं बताया था ऊपर में। तो इसमें कंपनी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो कंपनी देती है। तो ये वही देखेंगे, ब्रोकिंग एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट, फिक्स इनकम एंड इंश्योरेंस। राइट, तो हर जो अगर आप यूनिक सिप्स देखेंगे कि 8000 में है, तो लास्ट फाइनेंशियल में 119 लाख आई थिंक, ये 19,08,000 नंबर ऑफ़ यूनिक सिप्स रजिस्टर्ड हुई थी। उसके पहले थोड़ा ज़्यादा था, उसके पहले और ज़्यादा था, बट क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक्चुअली मार्केट्स भी डाउन होते तो थोड़ा इम्पैक्ट उसमें आता है जब लोग अपनी सिप्स वगैरह रोक देते हैं, तो उस वजह से वो कंपनी के परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट उसका दिखता है। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैं बोल रहा था कि अबाउट दिस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, तो वहाँ से जो कंपनी को एक रेवेन्यू जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। उसमें आप देखोगे तो 2 बैंक के साथ इनके टाई अप्स हैं, विच इज़ IDFC फर्स्ट बैंक एंड एक्सिस बैंक, एंड NBFC में आदित्य बिरला कैपिटल, क्रेडिट सीजन इंडिया, SMFG, क्रेडिट बी, तो ये करके कुछ कंपनी के पास लेंडर्स हैं, तो इनसे आप क्रेडिट ले सकते हो, लोन ले सकते हो। देन फिक्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो आप साउथ इंडियन बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, तो इनके साथ आप अपने FDs ओपन करवा सकते हो विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विद दी। ठीक है, तो विदाउट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं। एंड इंश्योरेंस बिजनेस में अगर आप देखोगे तो कंपनी के टाई अप है ऑलरेडी
HDFC अर्गो के साथ ICICI लोम्बार्ड, डिजिट, बजाज अलायंस, SBI जनरल इंश्योरेंस। तो ये कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी, जिसके लिए डिफरेंट कंपनीज के साथ उनका टाई अप है। देन देन बिजनेस मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज द कोहॉर्ट ऑफ द कंपनी। तो इस चार्ट में एक्चुअली कंपनी क्या समझाना चाह रही है कि हर साल, जैसे लेट से उन्होंने P20 FY20 जो भी क्लाइंट एक्वायर किए, तो उनका हर साल उन क्लाइंट से उनको कितना रेवेन्यू आता है। देन लाइकवाइज FY20 में उन्होंने 0.6 मिलियन यानी कि 6 लाख क्लाइंट एक्वायर किए थे। उन क्लाइंट से हर साल कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। लेट्स से FY21 में 2.4 मिलियन यानी 24 लाख क्लाइंट कंपनी ने ऑनबोर्ड किए थे, और उन क्लाइंट से कंपनी को इतना रेवेन्यू हर साल आया ईयर ऑन ईयर। FY22 में 5.3 यानी 53 लैक्स क्लाइंट कंपनी ने ऑनबोर्ड किए थे, और हर एक क्लाइंट से हर साल इतना रेवेन्यू आया। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू शो कि हर साल जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि कोई भी क्लाइंट जो कंपनी ने ऑनबोर्ड किया है उससे हर साल कंपनी को कंसिस्टेंटली रेवेन्यू आ रहा है। बस कंसिस्टेंट फिगर्स, आपको कहीं भी ड्रॉप नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लाइंट आने वाले कई सालों तक कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, राइट। दिस इज व्हाट कंपनी इज ट्राइंग टू टेल फ्रॉम दिस ग्राफ। देन अगर आप देखेंगे तो ब्रेक इवन जो है कंपनी का, वो करीब करीब 10 महीने में कंपनी का ब्रेक इवन आ जाता है। यानी कि कंपनी जो भी अपने क्लाइंट को एक्वायर ऑनबोर्ड करने पे जो भी कॉस्ट बेयर कर रही है, वो 10 महीने में कंपनी रिकवर कर लेती है। तो 10 महीने के बाद कंपनी को उससे रेवेन्यू आना एक्चुअली में शुरू हो जाता है। तो दिस इज व्हाट कंपनी इज ट्राइंग टू टेल हेयर, ओके। देन यहाँ पे डेमोग्राफी, सो व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट द कंपनी इज ट्राइंग टू टारगेट, ओके। तो अगर कंपनी में आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली एक्वायरिंग, कंपनी का जो फोकस है यंगर क्लाइंट्स को एक्वायर करने में कंपनी का फोकस है, राइट। एंड मेजरली जो कंपनी के यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं वो Tier 3 सिटीज से आते हैं, ओके। देन अब नेक्स्ट ना कंपनी का रेवेन्यू एक्चुअली मॉडल डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू ब्रेकडाउन कि कंपनी को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है एंड हाउ इट इज स्प्लिटेड। तो जो कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है, इट इज़ फ्रॉम द ब्रोकिंग बिजनेस। अगर आप देखेंगे Q4 24 में, शायद नीचे में ज़्यादा बेटर रहेगा, यस। तो अगर आप Q4 24 में देखेंगे, दिस इज Q4 24, तो ब्रोकिंग बिजनेस से कंपनी को 68% रेवेन्यू आता है। यानी कि अगर कंपनी को 100 रुपये मिलता था, उसमें से 68 रुपीज़ जो था वो ब्रोकिंग बिजनेस से आता है। इंटरेस्ट से 18 रुपये आता है। व्हाट इज इंटरेस्ट, जैसे सपोज आप 4x लेवरेज पे ट्रेड करते हैं, आपको अगर इंट्राडे करते हैं तो कंपनी 4x का लेवरेज देती है, या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बोलते हैं जिसको सर, MTF, मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग। तो वो लेवरेज प्रोवाइड, उस लेवरेज पे कंपनी जो होती है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है आपसे। तो आई डोंट नो एंजल वन के केस में वो कितना है, बट मोस्टली वो 12 से लेके 16-18% के आसपास इंडस्ट्री में वेरी करता है। तो शायद एंजल वन का भी 16% के आसपास हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दिस थिंग। तो ये एक मेजर चंक है जो कंपनी को इंटरेस्ट से आता है। तो एंड ब्रोकिंग में भी अगर आप देखोगे, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देन दिस आर द डिपॉजिटर चार्जेस, यानी कि अगर कंपनी का अकाउंट खोलते हैं आप, AMC चार्जेस कंपनी आपसे लेती है, ठीक है, आपका डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो उससे कुछ चार्ज आता है, तो 4 रुपये कंपनी को उससे मिलता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो मैंने आपको बताया भी, जिसमें म्यूचुअल फंड है आपके, और आपका क्रेडिट बिजनेस है, ये उस टाइम पे तो था नहीं। देन इंश्योरेंस हो गया, FD हो गया, ये सब बिजनेस जो कंपनी करती है, तो इस कंपनी से कंपनी को
1% का रेवेन्यू आता है, जो कि ज़्यादा नहीं है। देन नेक्स्ट जो है एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये 8 रुपीज़ का है, और उसके बाद कुछ अदर इनकम है जो कि 1% है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ अभी सारे। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें ये मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो इन तीनों का है। ठीक है, अभी जो सेबी का रिसेंटली क्या आया, सेबी ने कुछ रेगुलेशंस लाए, सेबी कुछ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कुछ रेगुलेशन लेकर आए। व्हाट दे डिड इज एफ&ओ को एक्टिविटी को कम करना है। एफ&ओ एक्टिविटी को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो था वो बढ़ा दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया। देन उसके बाद एक एक्सपायरी, 1 एक्सपायरी पर वीक पर एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्सचेंज से हर एक वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आप देखोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी थी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, देन वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। ये 5 एक्सपायरी 5 दिन होती थी। तो सेबी ने क्या कहा कि एक एक्सचेंज यानी कि एनएससी जो है वो अपने इन तीनों एक्सपायरी में से कोई एक एक्सपायरी चुन सकता है। तो अभी करंटली ये एक्सपायरी चलती है, बैंक निफ्टी शायद आई थिंक बंद हो गया, एंड देन बीएससी जो है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को रखता है। अभी शायद उन्होंने ये सेंसेक्स की एक्सपायरी को ट्यूसडे को शिफ्ट किया, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कुछ है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो एक वीक में सिर्फ 2 एक्सपायरीज है। तो इस वजह से क्या हुआ, कंपनी का जो 68% रेवेन्यू आता था ब्रोकिंग से वो 60% हो गया। फाइन, ये पहला इम्पैक्ट। देन व्हाट हैपेंड, क्योंकि ये बड़े बड़े ब्रोकर थे, अभी मैंने बताया आपको कि एंजल वन जो थे वो बड़े ब्रोकर उसमें से हैं इंडिया के, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, देन एंजल वन, अपस्टॉक्स, तो ये कुछ बड़े ब्रोकर थे। तो इनको क्या मिलता था, एनएससी और बीएससी, एनएससी बीएससी से कुछ इनकम मिलता था। क्यों, क्योंकि ये बड़े ब्रोकर्स और ये काफ़ी वॉल्यूम लेकर देते थे ट्रेडिंग का, एनएससी और बीएससी को, एक्सचेंजेस को। तो इस वजह से इनको कुछ इनकम मिलता था। वो इनकम क्या था, एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस से भी ने बोला कि एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस या बंद करो, आप हर ब्रोकर को इक्वल ट्रीट करो, और ये बेस्ड ऑन द वॉल्यूम आप ये एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट पास ऑन करते हो अपने ब्रोकर्स को, ये आप नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस था जो कि 8% कंट्रीब्यूट करता था, वो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब कंपनी को कोई भी एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं मिलता। ठीक है, ब्रोकिंग बिजनेस में भी अगर आप देखोगे 85% जो रेवेन्यू कंपनी का आता था वो सिर्फ एफ&ओ से आता था, कैश से 11%, कमोडिटी से 4% और करेंसी से, सॉरी कमोडिटी से सॉरी एफ&ओ से 85% है, कैश से 11% है, दिस इज फॉर कैश, कमोडिटीज ग्रीन विच इज़ 4% और करेंसी से 0%। तो करेंसी से कंपनी को इतना कुछ नहीं आता। ये 3 मेजर सेगमेंट है, उसमें भी एफ&ओ जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। एंड अभी तक अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो ह्यूज डिपेंडेंस है रेवेन्यू के लिए वो है उसका एफ&ओ एंड ब्रोकिंग, मतलब कैश में और इंटरेस्ट इनकम एंड एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये कंपनी के 4 रेवेन्यू सोर्स हैं, एफ&ओ, कैश, इंटरेस्ट इनकम एंड एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। में से ये जो दो है ये ब्रोकिंग का पार्ट है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये देखेगा बेसिकली क्लाइंट फंडिंग बुक साइज, तो यानी कि कितना उन्होंने मार्जिन क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रखा है फॉर द लेवरेजिंग। ओके, तो ये वो है। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल गो टू द this quarter's financial statement. Okay, and FY26 निकालेंगे। दिस इज द FY26 का रिजल्ट, राइट? नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट। दिस, राइट। तो कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी। तो Q1 2026, तो ये सब हमने बात कर ली थी। ब्रोकिंग बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, फंड, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस। तो ये 4 NBFCs, 2 बैंक्स, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स है। और ये अगर आपको FD वगैरह कुछ करना तो ये इनके साथ टाइप्स हैं। यहाँ पे कोई इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ टाइप्स है, राइट? तो अगर आप इसमें देखेंगे अभी, देन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कुछ सिप्स रजिस्टर हुई थी, और इस बार भी अगर हम देखेंगे तो सिप्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यानी कि नंबर ऑफ सिप्स जो है वो कंपनी की नहीं बढ़ी है। यानी कि जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स अगर आप लेते हैं तो उसमें अगर आप सिप करवाते हैं तो वो सिप से कंपनी को कमीशन आना होता है, वो उसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखा है। अगर आप देखेंगे तो स्पेशली लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद जब से मार्केट गया है, तो तब से नंबर ऑफ शिप्स में जो है वो एक डाउनफॉल है, विच इज़ यूजुअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। देन आयोनिक वेल्थ, जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, राइट? वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, उसमें लास्ट टाइम पे 3800 करोड़ का कुछ एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो कि अभी 5000 करोड़ के आसपास हो गया है। और एक्टिव क्लाइंट भी 680 क्लाइंट्स से अभी 1000 क्लाइंट्स हो गए, यानी कि 5 करोड़ पर क्लाइंट ऑन एन एवरेज इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, राइट? देन ये स्लाइड जो था हम लोगों ने लास्ट अभी जस्ट डिस्कस कर लिया था पिछले क्वार्टर के उसमें। देन AMC में कंपनी की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं उसमें कंपनी के ये है, एक एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट कैप, एक मैंने बोला था कि इंडेक्स फंड है, और उसी का एक ETF कंपनी ने लॉन्च किया था, राइट? एंड एक वन डे लिक्विड ETF ग्रोथ, ये कंपनी ने लॉन्च किया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने एंजल वन निफ्टी ये लॉन्च किया है, इसका ETF एंड इसकी का इंडेक्स फंड, राइट? तो 2 नए प्रोडक्ट ऑफरिंग है, एक इंडेक्स फंड में, एक ETF में है, एंजल वन निफ्टी के नाम से, निफ्टी 50। एंड अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो 3.4 बिलियन हो गया, जो कि लास्ट क्वार्टर में 74 करोड़ के पास पास था, अभी 340 करोड़ हो गया। तो यानी कंपनी के पास इतना भी अंडर एसेट मैनेजमेंट है, जो कि इनके खुद का है, दिस इज नॉट थर्ड पार्टी, राइट? ये स्लाइड भी लास्ट उसमें डिस्कस किया था, इट इज सेम। दिस इज ऑल्सो रिपीटेशन, जो कि Tier 2 and 3 में कंपनी का फोकस है। एंड जो न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनसे कंपनी का लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो निकालने का कंपनी का फोकस है। दिस इज द ओवरऑल बिजनेस बैकग्राउंड जो कंपनी का है, तो उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 13.8% जो है उनके पास डीमेट अकाउंट्स है, तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू 20 करोड़, राइट?
20 करोड़ डीमेट्स अकाउंट है। इनमें अगर यूनिक पेन से रजिस्टर देखोगे तो यूनिक लोग कितने हैं, तो उसमें सिर्फ 11.5 करोड़ हैं, यानी कि 8.5 करोड़ जो अकाउंट है वो डुप्लीकेट अकाउंट्स हैं, यानी कि एक ही पेन पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। देन अगर आप एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करोगे तो सिर्फ दिस इज 48 मिलियन, यानी कि 4.8 करोड़ लोग जो है वो एक्टिवली मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। एंड दिस इज द ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स इन इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में काफ़ी ग्रोथ था कि हर साल मतलब ये, पर अभी कुछ टाइम से दिस हैज़ गॉट स्टैगनेंट। पहले इसमें ग्रोथ था ऊपर, राइट, तो ये कुछ टाइम से स्टैगनेंट हो गया है। तो उसका एक्चुअली में इम्पैक्ट इन सब कंपनीज़ की आपको रेवेन्यू वगैरह में भी दिखेगा। तो रेवेन्यू वगैरह का जो था, अभी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम है। या ये स्लाइड में ये दिखा रहा है कि एंजल वन और जो बाकी मिला के जो डिजिटल 5 डिजिटल ब्रोकर्स हैं उनमें देखा जाएगा तो उनका टोटल मार्केट शेयर जो है वो 65% का है, जिसमें से 16% जो है वो एंजल वन के पास है। मतलब फाइनेंशियल ओवरव्यू ये तो अगर आप देखोगे तो इसमें कंपनी का जो भी टोटल क्लाइंट बेस है दैट इज़ 3.25 करोड़। ओके, एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने 15 लाख लोगों को ऑन बोर्ड किया, न्यू क्लाइंट्स को। अगर पिछले क्वार्टर के कंपेयर करोगे तो आप Q4 2025 से, तो ये डिक्लाइन में, मैं वही बता रहा था कि जो आपके नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स हैं वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं इसलिए जो ग्रोथ है डीमेट अकाउंट्स में, बट जो ग्रोथ है उसका पेस कम हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए लेट से पहले हर क्वार्टर में कंपनी 20 लाख क्लाइंट को ऑनबोर्ड करती थी, तो अभी 15 लाख क्लाइंट से ऑनबोर्ड करती है। तो वो उसका मतलब है, आप ऐसे समझ सकते हो। देन दिस इज द एसेट अंडर कस्टडी, जितने भी डीमेट अकाउंट है उसकी टोटल वैल्यू देखोगे तो आप इतनी है। हाँ, ये चीज़ आप देखिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर से 4.8% Q1Q बेसिस। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो हर एक ऑर्डर पे कंपनी, डिलीवरी होगा तो कोई चार्ज नहीं लेती, बट इंट्राडे और F&O पर 20 रुपये पर ट्रेड लेती है, राइट। और या फिर वो सम परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेड, तो उस बेसिस पे तो ये जितना ज़्यादा रहेगा मतलब बेसिकली कंपनी का उतना ब्रोकरेज इनकम ज़्यादा रहेगा। देन एवरेज क्लाइंट फंडिंग, ओके, इसको भी अगर आप देखेंगे तो इससे कंपनी का मार्जिन इनकम आता है, राइट, इंटरेस्ट इनकम। तो ये भी इसमें भी +4.3% का ग्रोथ है। एक्टिव क्लाइंट बेस जो NSE का है ये देखिए आप माइनस में है, तो यानी कि NSE का एक्टिव क्लाइंट बेस ही कम हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो भी बढ़ा है, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है, राइट। अब कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं। ओके, करेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था Q1 26 में। ओके, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे एंड आर द रिजल्ट्स रियली डैड बैड जितना हमें दिख रहा है, क्या रिजल्ट सच में उतने बुरे हैं। तो फर्स्ट कंपेयर करेंगे इसको Y-on-Y बेसिस पर Q1 2025 से, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रॉस रेवेन्यू जो कंपनी का है, टोटल रेवेन्यू, उस रेवेन्यू में 19% का फॉल है। ओके, 19% का फॉल है, जो कि पिछले क्वार्टर में Q1 25 में 14,010 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी को आता था, वो 1140 करोड़ का ही रह गया है, राइट। तो ये अब देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस पे 19% का ड्रॉप है। बट ये जो टोटल रेवेन्यू आता था इसमें अगर आप देखोगे तो 917 करोड़ जो था वो ग्रॉस ब्रोकिंग से आता था, एंड जो कि अभी रह गया 690 करोड़, राइट। तो 917 करोड़ से ग्रॉस ब्रोकिंग जो रह गया है वो रह गया है 600 करोड़ से, यानी कि 33% का फॉल है ब्रोकिंग बिजनेस में।
तो यानी कि अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, जो ब्रोकिंग बिजनेस है इट इज़ द मेन रेवेन्यू सोर्स, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ में से 900 करोड़ विच इज़ मोर देन 65%। तो ये ब्रोकिंग बिजनेस चला था। तो ब्रोकिंग बिजनेस में क्लियरली हमको दिखता है कि सेबी के रूल्स रेगुलेशन आने के बाद 33% का फॉल है। एक जो और मेन कंपनी का रेवेन्यू सोर्स था वो था एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो एक बार उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं कि सेबी के रेगुलेशन के बाद उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये जो 1400 करोड़ का अगर रेवेन्यू आता था कंपनी को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस 1400 करोड़ में से अगर एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस को निकाल देंगे तो 1300 करोड़ बनता था। तो यानी कि राइट 1410 करोड़ में से अगर रफली 1300 करोड़ को माइनस कर देंगे तो ये 110 करोड़ आएगा। तो यानी कि जो 110 करोड़ था एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता था कंपनी को। और ये जो 110 करोड़ है ये जो एक्चुअली है ये इसका 8%। ये मैं आपको बताया था कि रफली जो 8% रेवेन्यू है वो एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता था। तो ये 8% जो भी कंपनी को मिलता था ये जो है सीधा सीधा वाइप आउट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है आपको दिखेगा कि ऐसे तो रेवेन्यू में 19% का ड्रॉप है, राइट। ऐसे तो रेवेन्यू में 90% का ड्रॉप है, बट अगर आप एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस को निकाल दोगे तो 12% का ड्रॉप है, राइट। तो जो 8% है वो एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से था। एंड ब्रोकिंग बिजनेस में तो ऑब्वियसली 33% का ड्रॉप है, 30% का ड्रॉप है। एंड एटीसी पूरा कंपनी का चला गया, राइट। तो ये दो बिगेस्ट डेवलपमेंट है एंजल वन की। बट ये हमको रिजल्ट्स में दिख रहा है, राइट। बट क्या नहीं दिख रहा है वो डिस्कस करेंगे अब। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में रेफर करेंगे तो जो रेवेन्यू था अगर आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% का फॉल है। बट अभी जैसे एक्सप्लेन किया मैंने कि अगर हम लोग एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस को निकाल दें तो Q125 में इतना रेवेन्यू था जो कि अभी इतना है, यानी कि 12% का फॉल है। तो अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें, रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो -12% का रेवेन्यू है, राइट। एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस को निकाल दें और 19% का है। तो अगर हम 6% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, अगर मान लीजिए क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू 24, ये अगर पिछले क्वार्टर से देखेंगे यहाँ पे तो 8% का ग्रोथ है, राइट। तो कंजर्वेटिव साइड पे हम 3% भी अगर लेते हैं, 6% भी लेते हैं, तो यानी कि 19% का रेवेन्यू कंपनी को वापस आने में करीब करीब 3 क्वार्टर्स लगेगा। तो यानी कि 2 से 3 क्वार्टर में कंपनी अपने 2025 का जो रेवेन्यू लेवल था उस पर पहुँच जाएगी, राइट। तो रेवेन्यू तो हमारा मैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं। तो यानी कि जब तक समझ में आया कि अगर आप एटीसी और जो ब्रोकिंग बिजनेस से जो इनकम कम हुआ है यानी कि 19% का है, वो ये जो रेवेन्यू है इस लेवल तक पहुंचने में आपको 2 से 3 क्वार्टर लगेगा, विच इज़ ओके फाइन। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे एबिडेट लेवल पर, यानी कि एबिडेट क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे की, ठीक है। तो पूरा एक्सपेंस अभी इसमें से अगर एबिडेट में से अगर आप डेप्रिशिएशन माइनस कर लेंगे और माइनस टैक्स कर लेंगे तो आपको नेट इनकम आ जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट। तो ये है। तो अगर आप ईबीडेट लेवल पे बात करेंगे, ईबीडेट लेवल में जो 420 करोड़ का ईबीडेट था वो सिर्फ 190 करोड़ रह गया। तो 190 करोड़ का ईबीडेट रह गया है। बट अगर आप इसमें इसको अभी इस क्वार्टर में क्या था, कंपनी ने 112 करोड़ जो था वो आईपीएल के जो उनके स्पॉन्सरशिप उस पर स्पेंड किया है, जो कि उनका 2024 से लेके 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है हर क्वार्टर में पेमेंट होता है, बट Q1 में सबसे ज़्यादा पेमेंट होता है। तो Q1 में कितना 112 करोड़ का पेमेंट था। अगर आप Q4 ऑफ 25 में देखो तो उसमें 35 करोड़ का ही आईपीएल रिलेटेड एक्सपेंस था। यहाँ पे आप देखिए Q4 में 344 मिलियन था और यहाँ पे
117 मिलियन, ये आईपीएल का एक्सपेंस है। तो अगर आप इन दो चीज़ों को एडजस्ट कर लें, राइट, तो आईपीएल का एक्सपेंस इधर भी था, आईपीएल का एक्सपेंस इधर भी है, तो क्या डिफरेंस है? एंसिलरी ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से, राइट। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे 27% का एबिडेट लेवल पे ड्रॉप है, राइट। तो एबिडेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो 27% का ड्रॉप है। बट अगर आप इधर से इधर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो आपको लगेगा कि 26% ड्रॉप है। बट क्यों है वो ड्रॉप? पहला कि आईपीएल एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए, राइट। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, वन ऑफ है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। देन एक वेरिएबल पे रिवर्सल था कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी को पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का गेन हुआ था, लाइक रिवर्सल की वजह से। तो वो 64 करोड़ का अगर आप गेन को नॉर्मलाइज कर दोगे और आईपीएल के एक्सपेंसेस जो कंपनी, अगर इन दो फैक्टर को नॉर्मलाइज कर दोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो एबिडेट लेवल पे 234 करोड़ होना चाहिए था, तो कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया था? 2643। बट अगर वो कंपनी ये दो एक्सपेंसेस को उसमें नॉर्मलाइज करे, राइट, तो कंपनी का एबिडेट इतना होना चाहिए था। तो आईपीएल एक्सपेंसेस और ये अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का रिपोर्टेड एबिडेट था, राइट, जिसमें अगर आईपीएल का आप एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे और ये वेरिएबल पे जो कंपनी को मिला था उसको माइनस कर दोगे तो आपका एबिडेट इतना ही आना चाहिए, विच इज़ 2346, राइट। तो यानी कि अगर इन दो चीज़ों को हम अकाउंट करें, इन दो चीज़ों को अकाउंट करें, राइट, ये आईपीएल एक्सपेंस इस क्वार्टर में बढ़ गया है, और कंपनी को जो लास्ट क्वार्टर में पे रिवर्सल हुआ था, वेरिएबल पे रिवर्सल, वो अगर नहीं हुआ होता था तो ये दो फैक्टर को अगर काउंट करोगे तो लास्ट क्वार्टर में 234 करोड़ का एबिडेट था, जिस क्वार्टर में 306 करोड़ का एबिडेट है। तो यानी कि अगर एबिडेट लेवल पे आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का इंक्रीज है, विच इज़ वेरी गुड। तो यानी कि कंपनी को एबिडेट लेवल पर बेटर परफॉर्मेंस है, तो यानी कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बोल लो आप, कंपनी की इंक्रीज़ हुई है, एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इस वजह से अगर आप पिछले क्वार्टर में आप अगर देखोगे तो 32% का एबिडेट लेवल था, और कंपनी ने इस क्वार्टर में 21.8% का एबिडेट रिपोर्ट किया है। बट अगर हम नॉर्मलाइज कर लेंगे ये दो चीज़ों को, राइट, इन दो चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेंगे तो लास्ट क्वार्टर का 28% का एबिडेट था, और इस क्वार्टर में इट इज़ 34.3% का एबिडेट, राइट। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% का एबिडेट लेवल है। तो ये जो लेवल है ये मैच करने में कंपनी को टाइम लगेगा, राइट। एंड अगर आप रिपोर्टेड पैड देखोगे आप, इतना है, और पिछले क्वार्टर में इतना था, यानी कि इस क्वार्टर में 114 करोड़ का रिपोर्टेड पैट है, पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ का था। तो अगर इसको नॉर्मलाइज करोगे तो इस क्वार्टर में 192 करोड़ का पैट है, और पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ का पैट है। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 26% जो है वो पैट लेवल पे इंक्रीज है, 26% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें ईयर ऑन बेसिस पे 35% का ग्रोथ है, यानी कि 295 करोड़ के पैट से नाउ कंपनी इज सिटिंग एट 192 करोड़ का पैट। तो 292 करोड़ के पैट से नाउ कंपनी सिटिंग 192 करोड़ के पैट पे। तो अगर हम 25% ईयर ऑन ग्रोथ भी माने तो लेट्स से ये 200 करोड़ से और ये 300 करोड़ से, राइट। तो यहाँ से भी 50% कंपनी को पैट लेवल पे। तो अगर हम ऊपर रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे तो 19% का ड्रॉप है, बट पैट लेवल पे क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स इफेक्ट हुए हैं, और ये जो मार्जिन्स में इन मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है, यस, दीज मार्जिन्स,
तो ये मार्जिन कंपनी को क्योंकि वापस अचीव होने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। तो हम लोग को क्योंकि रेवेन्यू में सिर्फ 20% ही फॉल है, बट पैट लेवल पे दिख रहा है फिर 50% का फॉल। एंड 25% अगर मैं ईयर ऑन ग्रोथ मानूँ तो भी कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 2 साल लग जाएंगे अपने वापस उसी 2025 के पैट लेवल पहुंचने में। यानी कि अगर 2025 का पैट लेवल पहुंचना है कंपनी को, दिस पैट लेवल, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में दिस इज़ 50% जंप। और मान लीजिए 25% रेवेन्यू में भी ग्रोथ आता है, और मैं मानता हूँ कि 30% पैट लेवल पे ग्रोथ आ जाता है ड्यू टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो भी कंपनी को 1.5 से 2 साल लग जाएगा टू रीच दिस लेवल। तो यानी कि अगर इन शॉर्ट देखें तो 2000, अभी ये जुलाई 26 के कंपनी ने रिपोर्ट किया रिजल्ट, जुलाई 28 में सॉरी, ये जो यहाँ पे पैट आएगा दिस विल बी समवेयर सिमिलर जो जुलाई 2025 का पैट है। मैं क्वार्टर बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको देखोगे तो यानी कि 26 से लेके 28, और तब जाके जुलाई 25 का लेवल आएगा। तो यानी कि 25 से लेके 28, यानी कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो 3 इयर्स पीछे चला गया, 3 इयर्स पीछे चला गया, ये सेबी के रूल्स की वजह से। तो यहाँ तक ही रखेंगे इस वीडियो को लिमिटेड, एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसको स्प्लिट करके डालते हैं। उसमें बात करेंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस का टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी एक एंजल वन के शेयर होल्डर हैं या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो क्या एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, एंड क्या आपके लिए राइट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप एक रीज़नेबल गेन आपको नेक्स्ट 2-3 साल के अगर आप होल्ड करें तो आपको मिल जाए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू।